हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का इतिहास देखने वाले हैं और आज हमारा इतिहास के कक्षा 9 का लास्ट वीडियो है। इसमें जो है कक्षा 9 मेरा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम पेज नंबर 148 से 156 तक देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये सीरीज जो है हमारा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके बिहार में जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं पीपीएससी, एईडीओ, TRE4, BSSC, इनके लिए जो है ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत में कौन से अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन से अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो है बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध अंग्रेज अफसर है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, लगभग 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के ही लिए आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जानवरों को लुप्त होने के निम्न में से कौन से कारण थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ये तीनों कारण था जानवरों के लुप्त होने के। जानवरों को जो मारकर हिंदुस्तान को सभ्य बनाना, ये भी कारण था। और दरबारी और नवाबों को बाघों और दूसरे जानवरों की शिकार करना संस्कृति का हिस्सा, शिकार को खेल की ट्रॉफी के रूप में देखना, ये सब जो है जानवरों के लुप्त होने के कारण थे। अगला प्रश्न है, जंगलों पर जो है वन विभाग के नियंत्रण स्थापित होने के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी। पहला प्रभाव पड़ा कि वनवासियों के जीवन जो है प्रभावित हुआ। पहला प्रभाव यही था कि वनवासियों के जीवन जो है प्रभावित हुआ। और दूसरा है कि कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। तीसरा है, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार और पशुचारण पर रोक लगा दी गई और सरकार द्वारा यूरोपीय कंपनियां वन उत्पादों की इजारेदारी सौंप दी गई। ये सभी इसका राइट आंसर था, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र प्रारंभ किए थे? प्रश्न है, किस समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र प्रारंभ किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुनुद्रुप। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संथाल। संथाल को जो है अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था।
अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी और स्थलीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे में घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खाद्यान्नों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। अगला प्रश्न है, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध करने वाले वन समुदाय के नेता कौन थे? संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध करने वाले वन समुदाय के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था सिद्धू। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में जो है वन समुदाय के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदायों का नायक नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें जो है राजा एस राजू नहीं था। राजा एस राजू इसमें नहीं था। अगला प्रश्न है, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित किन राज्यों की सीमाओं से नहीं लगा हुआ क्षेत्र है? बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित किन राज्यों की सीमाओं से नहीं लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है तेलंगाना की सीमा से नहीं लगा हुआ है। तेलंगाना की सीमा से ये नहीं लगा हुआ है। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। बस्तर का केंद्रीय भाग जो है पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी जो है बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला प्रश्न है, बस्तर के संदर्भ में जो है निम्न कथन पर विचार कर बताएं, इनमें सही कथन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कथन 1 और 3 इसमें जो है सही है। कथन 1 और 3 इसमें सही है कि बस्तर के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। और तीसरा है कि बस्तर में मारिया, गोंड, धुरवा, भतरा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बस्तर को पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है? निम्न में से कौन सी नदी जो है बस्तर में जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें कथन 1, 2 और 3 सत्य है। कथन 1, 2 और 3 इसमें सत्य है। देखते हैं, बस्तर के लोग एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेने देवसारी दांड नामक एक शुल्क अदा करते थे। दूसरा है, गांव जो है अपने जंगलों की हिफाजत करने के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। और तीसरा है, औपनिवेशिक सरकार ने जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने पर पाबंदी लगने से बस्तर के लोग त्रस्त थे। हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले हुए एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से
थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने यानी गांवों का समूह को परगना कहा जाता था, जहां एक परगने के गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने जो है 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। अगला प्रश्न है, बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये था गुंडा ध्रुव। गुंडा ध्रुव। लोगों ने जो है बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगड़े बन के धुरवा समुदाय के लोग जो है इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा थूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंडोनेशिया के किस द्वीप को चावल उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जावा द्वीप को। इंडोनेशिया के जावा द्वीप को जो है चावल उत्पादक के रूप में जाना जाता है। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र जो है अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों के में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजी की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदान में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जिसमें डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी? निम्न में से कौन सा क्षेत्र था जिसमें डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये था जावा। जावा था डचों का एक क्षेत्र। यहाँ पर जो है सबसे पहले डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है, जावा के कौन से समुदाय वन काटने में कुशल थे? जावा के कौन से समुदाय जो है वन काटने में कुशल थे? तो वो समुदाय था कलंग। जावा के कलंग समुदाय जो है वन काटने में कुशल थे। जावा में जो है कलंग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी, तो यहाँ के 6000 कलंग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग जो है उनके लिए काम करे, और 1770 में जो है कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, डचों द्वारा वनों पर नियंत्रण स्थापित करने के दौरान कलांगों ने डचों के किलों पर कब आक्रमण किया? डचों द्वारा वनों पर नियंत्रण स्थापित करने के दौरान कलांगों ने डचों के किलों पर कब आक्रमण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्होंने आक्रमण किया 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे, और 1770 में जो है कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, डच वैज्ञानिक वानिकी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें कथन जो है 1 और 2 सही है। इसमें कथन 1 और 2 बिल्कुल
सही है। डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों को जंगल की पहुंच पर बंदिश लगा दी। और दूसरा है, नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद जो है, नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को जो है, मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चलकर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करने की व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें जानते हैं ब्लेंडाग डियंस्टेन। ब्लेंडाग डियंस्टेन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनमें जो है कथन 1, 2 और 3 सही है। इनमें जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर विद्रोहियों का तर्क था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए जंगलों पर इसका अधिकार नहीं है। दूसरा है, इन आंदोलनों को संगठित करने का काम रंदुवलांतुम गांव के सुरंतिको सामिन ने किया था, और डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए थे तो कुछ सामंतवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर विरोध किया था। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के जावा पर जापानियों ने कब्जे के ठीक पहले किसने भस्म कर भागो नीति अपनाई थी? इंडोनेशिया के जावा पर जो है जापानियों ने कब्जे के ठीक पहले किसने भस्म कर भागो नीति अपनाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये अपनाया था डच ने। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहताशा पेड़ काटे। जावा पर जो है जापानियों के कब्जे के से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गुर्जर बकरवाल। गुर्जर बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर के चरवाहे को कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो है भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। अगला प्रश्न है, बकरवाल समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। इसमें असत्य कथन है केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 जो है इसमें असत्य कथन है। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो है भेड़ बकरियां पालते थे, न कि गाय भैंस। ये गलत है। और चौथा है कि इस समुदाय के लोग जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केवल 2 और 4 इसमें गलत है। ये और ये गलत है। तो सही कथन क्या है? सही है कि बकरवाल समुदाय के संदर्भ में, नहीं ये तो प्रश्न है। बकरवाल यह समुदाय जो है, ये क्या हो रहा है?
यह समुदाय जो है मवेशियों के चरावाहों की तलाश में भटकते रहते हैं, ये सही है। और गुज्जर बकरवाल के लोग जो है गर्मियों में कश्मीर घाटी में रहते थे, न कि हिमाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर में जो है गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग जो है अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं से होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे जो है सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरावाह कबीले के लोग हैं, वे लगभग 9 के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास जो है भेड़ बकरियां होती है, जो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। अगला प्रश्न है, सर्दी में जो है गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते थे? सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो है कहाँ चले जाते थे? तो ये चले जाते थे शिवालिक के निचली पहाड़ियों पर। शिवालिक के निचली पहाड़ियों पर चले जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से गद्दी समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? निम्न में से गद्दी समुदाय के लोग जो है कहाँ रहते थे? तो गद्दी समुदाय के लोग रहते थे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है गद्दी समुदाय के लोग रहते थे। गद्दी समुदाय के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3। इसका तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3। तो कथन है इसका कि गद्दी समुदाय के लोग जो है भेड़ बकरियां पालते हैं, न कि गाय भैंस। यह समुदाय हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में निवास करती है। ये जो है जाड़े के मौसम में रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में चले जाते हैं। ये तीनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल और कुमायूं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका को क्या कहा जाता है? गढ़वाल और कुमायूं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे जो है भावर कहा जाता है। इसे भावर कहा जाता है। गद्दी समुदाय के लोग जो है सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते थे? गद्दी समुदाय के लोग जो है सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ व्यतीत करते थे? तो ये अपना समय व्यतीत करते थे शिवालिक की पहाड़ी में। शिवालिक की पहाड़ी में जो है गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हिमालय के चरवाहे नहीं थे? निम्न में से कौन सा हिमालय के चरवाहा नहीं थे? तो ये था कुरुम्मा। कुरुम्मा जो है हिमालय के चरवाहा नहीं थे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का यह चलन जो है हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरावाह समुदाय में दिखाई देता था। यहीं के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनमें केवल 3 नंबर कथन असत्य है। इनमें जो है केवल 3 नंबर कथन जो है वो सत्य है, अब बाकी दोनों सत्य है।
तो सत्य कथन है कि पहाड़ी चरवाहे के विपरीत यहाँ के चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय होता था। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है कि चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। और दूसरा है कि धनगर गड़रिये महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहा समुदाय थे, ये महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ये दोनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही है, सिर्फ 3 नंबर का कथन जो है गलत है। सर्दी गर्मी के हिसाब से जो है हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन जो है हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय जो है मौसमी देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के ही विपरीत यहाँ के चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से धंगर समुदाय जाना माना चरवाहे कहाँ पर था? निम्न में से धंगर समुदाय जाना माना चरवाहे कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में था धंगर समुदाय जो कि जाना माना चरवाहा था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में जो है 19वीं सदी में किस विदेशी यात्री ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था? 19वीं सदी में किस विदेशी यात्री ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये था बुकानन विदेशी यात्री। बुकानन एक विदेशी यात्री था, इन्होंने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदाय की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर जो है 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान जो है गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उसमें से जो है 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मलाबार। अगला प्रश्न है, किन किसानों ने जो है धंगरों का खुलकर स्वागत करते थे? किन किसानों ने धंगरों का खुलकर स्वागत करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये करते थे कोंकणी किसान। कोंकणी किसान जो है धंगरों का खुलकर स्वागत करते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद जो है वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी जो है इन चरवाहों का दिल कोंकणी किसान जो है इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसान को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रब्बी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? निम्न में से रायका समुदाय के लोग जो है कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे राजस्थान में। रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? तो रायका समुदाय के लोग रहते थे राजस्थान में। राजस्थान के रेगिस्तानों में जो है रायका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज जो है हर साल घटती बढ़ती रहती थी।
बहुत सारे इलाके में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। निम्न में से गुल्ला समुदाय के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? निम्न में से गुल्ला समुदाय के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। गुल्ला समुदाय के संदर्भ में जो है केवल एक नंबर कथन बिल्कुल सही है, और वो कथन है कि इस समुदाय के लोग जो है गाय भैंस पालते थे। इस समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। गोल्ला समुदाय के लोग जो है गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय जो है भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? निम्न में से रायका लोग जो है कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुर्गी। रायका लोग जो है मुर्गी नहीं पालते हैं। रायका अपने गांवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं पर चारा मिल जाता था, पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां भी पालते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से रायका समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और ये कथन दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो सत्य है। एक और दो दोनों कथन इसमें जो है रायका समुदाय के संदर्भ में वो सत्य है। राजस्थान के रेगिस्तान में जो है रायका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था। होती भी तो बहुत कम होती थी, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाके में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरावाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में रायका अपने गाँवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग जो है चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात तक ही वापस लौटते थे। रायकाओं का जो है एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरावा समुदाय की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरावाहों के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1, 2 और 3 सही है। इसमें कथन जो है 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कृषि के फैलाव के कारण चारागाह सिमटने लगे। दूसरा है, इधर उधर आने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे लगान वसूल किया जाने लगा। तीसरा कथन है कि वन अधिनियम के कारण जंगलों को आरक्षित घोषित कर चरवाहे को जंगलों में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उनमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किया जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां जो है देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी।
इन जंगलों में चरागाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, वन अधिनियम पारित होने के बाद चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा? इसका आंसर जो है कूट के माध्यम से देना है। इनमें जो है कौन सा सही है? 1, 2 और 3 तीनों सही है। तीनों प्रभाव पड़ा था, 1, 2 और 3। वन अधिनियम पारित होने के बाद जो है चरवाहों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3। ये 3 प्रभाव पड़ा था। चरवाहों को जंगलों में दाखिल होने के लिए छूट परमिट लेनी पड़ती थी। दूसरा प्रभाव था कि जंगलों में जो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले वह चारा कितना भी हो। और तीसरा था कि वन अधिनियम के कारण प्रति भूमि को कृषि भूमि में तब्दील होने के कारण चरवाहों का चारागाह सिमटने लगे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी जो है उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरावाहे किसी जंगल पहली बात अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी और जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में जो है भी इजाफा हो जाता था, जिसकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? निम्न में से औपनिवेशिक सरकार ने जो है अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये पारित किया गया 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में पारित किया गया। 1871 में जो है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारों और चरवाहों ने बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानूनों के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। अगला प्रश्न है, अपराधी जनजाति अधिनियम के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें केवल 4 नंबर कथन जो है असत्य है। इनमें केवल 4 नंबर कथन इसमें असत्य है, अब बाकी तीनों सही है। तो पहले असत्य कथन देखते हैं। इस समुदाय को बिना परमिट आवाजाही से मुक्त कर दिया गया। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। और दूसरा सही कथन है, उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। ये कथन जो है सही है। इस कानून में ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय के सूची में रख दिया गया। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में आधी से अधिक चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? विश्व में जो है आधी से अधिक चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये रहती है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है विश्व में आधी से ज़्यादा अधिक चरवाहा आबादी रहती है। अफ्रीका, जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है, आज भी अफ्रीका के लगभग सवा दो करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। इसमें बोदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के चरावा नहीं है? अफ्रीका के चरावा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो है धंगर।
धंगर जो है अफ्रीका के चरावाह नहीं है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के चरावाह के जीवन के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनमें जो है कथन 1 और 2 सही है। इनमें कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। यह के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते थे और दूध, मांस, पशुओं के खाल व ऊन आदि बेचते थे। दूसरा है, अफ्रीका में बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरोन और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी किनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता था। उत्तरी किनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्हें मसाई लैंड के नाम से जाना जाता था। मसाई लैंड। छोटी तस्वीर में किनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक जो है मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी किनिया में और लगभग 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी है। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी जो है एक नई शक्ल में ढल गए हैं। अगला प्रश्न है, तांगानिका के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनमें 1, 2 और 3 नंबर कथन सही है। यानी 3 कथन दिया हुआ है, तीनों कथन इसके बारे में सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तांगानिका को 1919 में ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तांगानिका को 1961 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 1964 में जंजीबार में विलय के बाद उन्हें तंजानिया का नया नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश किनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्सों में कब बट गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये 1835 में बट गया था। 1835 में। में जो है ब्रिटिश किनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी किनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें जो है केवल 3 नंबर कथन असत्य है, बाकी सारे सत्य है। केवल 3 नंबर कथन जो है इसमें असत्य है और बाकी ऊपर के दोनों जो है इसमें सत्य है। तो सत्य कथन है कि अंग्रेजों के आने से मसाइयों को आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है। सत्य कथन है कि औपनिवेशिक शासन के बाद मसाइयों की लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया और सरकार ने जो है गोरों को बसाने के लिए चरागाहों को अपने कब्जे में लेकर मसाइयों को दक्षिणी किनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सांबारू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। निम्न में से सांबारू नेशनल पार्क किस देश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये किनिया में है। सांबारू नेशनल पार्क जो है किनिया में अवस्थित है। किनिया में मसाई मारा व सांबारू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंटेगी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह
अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में जो है चरावाहों का आना जाना अनामना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर जो है सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेरेंगेटी पार्क कहाँ स्थित है? सेरेंगेटी पार्क जो है कहाँ स्थित है? ये स्थित है तंजानिया में। तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क स्थित है। कीनिया में जो है मसाई मारा व संबारू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के कौन सा नेशनल पार्क जो है सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त है? अफ्रीका का कौन सा नेशनल पार्क सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है अम्बोसेली नेशनल पार्क। अम्बोसेली नेशनल पार्क। निम्न में से कावो कोलैंड चरावाहे का कहाँ निवास करते थे? निम्न में से कावो कोलैंड चरावाहे जो है कहाँ निवास करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये निवास करते थे नामीबिया में। नामीबिया में जो है कावो कोलैंड चरावाहे निवास करते थे। निम्नलिखित में से मसाई समाज में सामाजिक परिवर्तन कौन थे? निम्नलिखित में से मसाई समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए बी और दोनों, ए और बी दोनों। वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गए। और दूसरा है, अमीर और गरीब जो है देहाती लोगों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हुआ। अगला प्रश्न है, मसाई समुदाय के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाई समुदाय के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1 और 2 असत्य है। इसमें कथन जो है 1 और 2 असत्य है। 3 नंबर कथन सिर्फ सत्य है। तो पहले सत्य कथन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने मसाइयों में से अपने कबीले के सारे मामले एक और दो इसमें असत्य कथन है। देखते हैं 1 और 2 ही देखते हैं क्या कहता है। मसाई समाज में वरिष्ठ जन समुदाय ज्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। और दूसरा है कि योद्धा समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसलों लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। ये कथन भी असत्य है। और तीसरा कथन सत्य है, वो है कि ब्रिटिश सरकार ने मसाइयों में से अपने कबीले के सारे मामले की जिम्मेदारी मुखिया को दे दी। इसके बाद उन्हें अब हमले और लड़ाइयों पर पाबंदी लगाने वरिष्ठ जन और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई। ये कथन जो है इसका सत्य है। इस तरह से हमारा ये 9th क्लास जो है समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में और वहाँ पर हम क्लास 10 स्टार्ट करेंगे। बिहार में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें जो है बिहार स्पेशल से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में जो है 15 से 20 प्रश्न जरूर रहते हैं बिहार स्पेशल से। और यदि आप उन्हें भी कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 2 बुक पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया हूँ। वो है एक खान सर का बिहार स्पेशल जीके जीएस और दूसरा है एडुटेरिया का 53 प्रैक्टिस सेट उसमें है। बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितने भी एग्जाम में बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं उसका एडुटेरिया का 53 सेट में सेट वाइज दिया हुआ है। और खान सर का जो बिहार स्पेशल है उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज दिया है और बिल्कुल टॉपिक वाइज, और उसका विस्तृत व्याख्या भी दिया हुआ है। उसका मैंने
पूरा निचोड़ निकाला हुआ है और पूरा बुक को कंप्लीट किया हुआ है। तो आप जो है उसे भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो के आई आइकन में दे दूंगा। और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार जीके जीएस, बिहार स्पेशल जीके जीएस, वहाँ पे भी आप उससे जुड़ सकते हैं। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।